देखिए, सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि द इंडिया कनाडा इशू जो है, इसको देखने का जो सबसे पहला स्कॉलर है हमारा, दैट वी विल यूज, हिज नेम इज बेसिकली ग्रैम एलिसन। GRAHM, ग्रैम एलिसन, ALISON, ग्रैम एलिसन। ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल, ग्रैम एलिसन जो है। और इसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है। इसने कहा है कि सोवरेनिटी जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी, स्टेट सोवरेनिटी, जिसको हम पेपर वन में भी पढ़ते हैं, वो कहता है कि सोवरेनिटी इज टुडे एट द हार्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज स्टेटिज्म। देखो, ये दोनों शब्द पेपर वन के हैं, सोवरेनिटी एंड स्टेटिज्म। स्टेटिज्म एक सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें मैं यूज कर रहा हूँ वो ये है कि भाई, जो पूरे स्टेट का इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, जैसे कि स्टेट जिस पर्सपेक्टिव से एक इंटरनेशनल रिलेशन के पूरे पर्सपेक्टिव में काम करता है, उसको स्टेटिज्म कहते हैं कि हाउ डज स्टेट कंडक्ट इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो वो ये कह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राम एलिसन, कि कोई भी स्टेट जब इंटरनेशनल रिलेशंस को कंडक्ट करता है तो वो एक कॉन्सेप्ट को लेके अप्लाई करता है, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। सो एवरी स्टेट वेन एवर दे कंडक्ट एनी रिलेशनशिप विद एनी स्टेट, दे विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी। अब दूसरी चीज वो ये कहता है, सेकंड पॉइंट इज कि सोवरेनिटी में मैनिफेस्ट इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट वेज मीन्स कि वो किस तरीके से मटीरियलाइज करती है स्टेट, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, वो डिपेंड करता है एक तो कि स्टेट का रवैया क्या है। स्टेट का रवैया अगर मैं बोलूं, इफ आई यूज अ टर्म ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो हम ऑप्शनल में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक कल्चर। कि स्टेट का स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है, तो वो डिसाइड करता है बहुत ज्यादा कि आपका स्टेटिज्म जो है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा और आप सोवरेनिटी को किस तरीके से डायरेक्ट करोगे। अच्छा, थर्ड थिंग दैट ही नाउ आर्ग्यूज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो ये बोलता है अब ग्राम एलिसन कि 1648 से, जब से पीस ऑफ वेस्टफेलिया की ट्रीटी साइन हुई थी, 1648 में जब पीस ऑफ वेस्टफेलिया की ट्रीटी साइन हुई, उसके बाद से लेके आज तक सोवरेनिटी हैज रिमेन्ड एट द हार्ट ऑफ ऑल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो देखो आप, उसने कितने अच्छे से इस चीज को बताया कि कितने भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को आप देखो, वो कहता है कि चाहे आप वर्ल्ड वॉर 1 को देखो, वर्ल्ड वॉर 2 को देखो, पूरे कोल्ड वॉर के पीरियड को देखो, तब जब कोल्ड वॉर हॉट वॉर में बदला उसको देखो, पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको देखो, वो कहता है कि हर जगह पे एक कॉमन पॉइंट ये मिला है कि इशू हैज बीन बेसिकली द इशू ऑफ सोवरेनिटी दैट वाज डिसाइडेड बाय द पीस ऑफ वेस्टफेलिया। तो बेसिकली हम एक पर्सपेक्टिव बिल्ड कर रहे हैं, हम एक थ्योरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट बिल्ड कर रहे हैं कि कैसे इंडिया कनाडा का भी जो इशू आने जा रहा है वो एक सोवरेन चैलेंज है दोनों देशों के बीच में, और वो एक चैलेंज है कि हाउ दे बोथ परसीव सोवरेनिटी पर से। और अभी आप थोड़ी देर में देखोगे कि यही चीज जो ग्राम एलिसन बोल रहा है वर्बेटिम इंडिया कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होती है। लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट ऑफ ग्राम एलिसन। ग्राम एलिसन नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली सेज कि ये जो सोवरेनिटी के चैलेंजेस हैं, जो उसने बताया अभी कि पीस ऑफ वेस्टफेलिया के टाइम से चल रहे हैं, उसने कहा कि ये पीस ऑफ वेस्टफेलिया के बाद से अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को अनफोल्ड होते हुए देखो, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जब जब सोवरेनिटी जो है, जब जब सोवरेनिटी जो है वो बेसिकली बार बार रूट कॉज ऑफ ऑल क्राइसिस में रही है। अब कैसे, उसने कुछ एग्जांपल्स का प्रयोग किया भाई। फॉर एग्जांपल उसने ये बोला कि जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद जब अमेरिका एज अ स्टेट एस्टैब्लिश हुआ, तो अमेरिका एज अ स्टेट ने स्टेटिज्म अपनाया। स्टेटिज्म का कॉन्सेप्ट अभी इसने बताया कि भाई स्टेटिज्म मींस कि सोवरेनिटी को प्रयोग करके आप स्टेट के थ्रू उसको आगे बढ़ाओगे, इंटरनेशनल रिलेशंस को यूज करोगे। अब उसने क्या बोला, वो कहता है कि आप अमेरिका का केस देखो टू बिगिन विद। तो ग्राम एलिसन ने अपनी कॉन्स्ट्रक्ट में ये बताया कि जैसे ही अमेरिकन रेवोल्यूशन खत्म हुआ, अमेरिका ने सोवरेनिटी को एक्सरसाइज कैसे करी। उसने एक बेसिकली मुनरो डॉक्ट्राइन क्रिएट किया। मुनरो डॉक्ट्राइन के तहत ये हुआ कि एक अमेरिका के प्रेसिडेंट ने दो चीजें इंश्योर करी। उसने सबसे पहले ये इंश्योर करा मुनरो डॉक्ट्राइन के तहत कि अमेरिका के केस में जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, जो लैटिन अमेरिका का पार्ट है, उस समय वो पोर्चुगीज और स्पेन से कॉलोनाइज्ड था। तो मुनरो डॉक्ट्राइन के टाइम पे क्या हुआ कि बेसिकली पोर्चुगीज और स्पेन लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका को छोड़ के चले गए, उसको डीकोलोनाइज करके चले गए। और जैसे ही वो गए, तो उस समय मुनरो डॉक्ट्राइन के तहत एक चीज ये बोली गई कि अब कोई भी यूरोपियन पावर जो है अपनी सोवरेनिटी लैटिन अमेरिका पे एक्सरसाइज नहीं करेगी। तो ग्रैम एलिसन एक इतनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, वो कह रहा है कि अगर आप अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो दे वर द फर्स्ट वंस टू वायलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी डिसाइडेड बाय द पीस ऑफ वेस्टफेलिया।
वाई वर दे द फर्स्ट वंस कि भाई लैटिन अमेरिका अगर डीकोलोनाइज हुआ है तो लैटिन अमेरिका हैज द राइट टू मैनिफेस्ट इट्स ओन डेस्टिनी। बट रादर देन लेटिंग लैटिन अमेरिका टू मैनिफेस्ट इट्स ओन डेस्टिनी, अमेरिका ने एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया यूरोप को ये बोल के कि आप यहाँ पे सोवरेनिटी एक्सरसाइज नहीं करोगे। और उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये था कि अगर यूरोप जो है वो मान लीजिए लैटिन अमेरिका पे सोवरेनिटी एक्सरसाइज नहीं करेगी, तो अमेरिका विल यूज लैटिन अमेरिका एज अ स्पेस टू एक्सरसाइज देयर सोवरेनिटी। और अगर आप लैटिन अमेरिका और अमेरिका के रिश्ते आज तक देखो तो ग्रैम एलिसन की थीसिस बिल्कुल एप्ट बैठ रही है, क्योंकि ग्रैम एलिसन ने जो बोला ये पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है हमारे सामने, कि भाई पूरा का पूरा लैटिन अमेरिका एक प्रकार का स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बना हुआ है किसका, अमेरिका का। तो ये सबसे पहला वायलेशन था सोवरेनिटी का। दूसरा, उसने अपनी थ्योरी बिल्डिंग के टाइम पे ग्रैम एलिसन ने एक एग्जांपल दिया जिसको कोलोनियलिज्म के नाम से हम जानते हैं। भाई जब वर्ल्ड में कोलोनियलिज्म हुआ, डिफरेंट कंट्रीज कॉलोनाइज हुई, तो बेटा उस समय क्या हुआ, कॉलोनाइजेशन वाज एग्जांपल ऑफ वायलेशन ऑफ सोवरेनिटीज। अब ये अलग बात है डिबेट करना कि भाई किस हद तक सोवरेनिटी थी। भाई फॉर एग्जांपल जब हम इंडिया की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में इंडिया को कॉलोनाइज किया। ग्राम एलिसन ये कहता है कि द फैक्ट दैट इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड इज एन एग्जांपल ऑफ वायलेशन ऑफ इंडिया सोवरेनिटी। एक हिस्टोरियन ये डिबेट कर सकता है कि नहीं, उस समय इंडिया में सोवरेनिटी बड़ी फ्लूइड थी, क्योंकि मुगल रूल जो है वो सेंट्रलाइज नहीं था, वो ब्रेक कर रहा था। फिर अलग अलग जगहों पे अलग अलग मुगल रूलर्स के गवर्नर्स जो थे उन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम्स बना लिए थे एटसेट्रा। बट वट एवर इट इज, एक लार्जर नैरेटिव के थ्रू अगर आप देखो तो ग्राम एलिसन जो बोल रहा है गलत नहीं बोल रहा। ही सेज कि भाई व्हाट हैपेंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन। अब आप अगर इंडिया के कॉलोनाइजेशन की बात करते हो तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी। थर्ड एग्जांपल दैट ही गिव्स इन हिज कॉन्स्ट्रक्ट इज द इंटायर पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर। वो कहता है कि कोल्ड वॉर में आइडियोलॉजी वाज यूज्ड एज अ टूल फॉर वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी। देखो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ग्राम एलिसन जो है वो एक पॉइंट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। उसका जो प्रिमाइस है आर्ग्यूमेंट का वो बड़ा सिंपल है, उसने अपनी पूरी रिसर्च इस प्रिमाइस पे रखी है कि सोवरेनिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय पीस ऑफ वेस्टफेलिया 1648। पर उसके एस्टैब्लिशमेंट के बाद भी सोवरेनिटी का वायलेशन इज रिमेन्ड एज अ ग्लोबल टूल। तो ये हमेशा से एक वायलेशन होता रहा है। नो कंट्री हैज एवर एक्सेप्टेड सोवरेनिटी एज अ प्रिंसिपल इंटैक्ट। ये चीज आपको याद रखनी है ग्राम एलिसन की थ्योरी में, जो अभी तक आपको समझ आ रही होगी। थर्ड चीज देखो, थर्ड चीज क्या है भाई, थर्ड चीज ये है कि भाई यहाँ पर वो बोल रहा है कि कोल्ड वॉर का पीरियड, कोल्ड वॉर के पीरियड में क्या हुआ। कोल्ड वॉर के पीरियड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई। कोल्ड वॉर के पीरियड में ये हुआ कि भाई उस समय कंट्रीज ने आइडियोलॉजी के टूल को प्रयोग किया। जब आप अपनी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म या कैपिटलिज्म को मार्केट कर रहे हो, आप दूसरे देश को कंपेल कर रहे हो कि आप इस आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर लो, तो उस समय उस कंट्री की जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग की कैपेबिलिटी आप उसको इरोड कर रहे हो। एक बहुत फाइन थ्योरेटिकल फंडामेंटल लेवल पे इट्स आल्सो अ वायलेशन ऑफ द सोवरेनिटी। और अगर आप ध्यान से इंडिया की नॉन अलाइंड मूवमेंट को पढ़ते हो, अगर आपने पढ़ा पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से, तो आपको ये बात पता होगी कि नॉन अलाइनमेंट वाज डायरेक्टली इंडियाज आंसर टू चैलेंज दिस अपफ्रंट अटैक ऑन आवर सोवरेनिटी। क्योंकि नॉन अलाइनमेंट में इंडिया ने बार बार ये बात बोली कि भाई वी विल रिटेन द इंडिपेंडेंट राइट टू डिसाइड आवर ओन फ्यूचर। तो हमने इस वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी जो कि हो रहा था उसको रोकने के लिए एक थर्ड फोर्स पुश किया वर्ल्ड में। पर हमारा अभी डिबेट और डिस्कशन उस पर नहीं है, नॉन अलाइनमेंट पे। पर आपको ये चीज समझनी है। लास्ट चीज जो है, फोर्थ पॉइंट विच इज नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके बाद अब हम सेकंड सबसेट ऑफ द पूरे डिस्कशन पे जाएंगे, वो ये है कि ग्राम एलिसन कहता है कि भाई सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर चीजें बदल गई। अब सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर वो कहता है कि हुआ क्या है कि ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से वर्ल्ड इतना इंटीग्रेटेड हो गया है, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी से वर्ल्ड इतना इंटीग्रेटेड हो गया है कि अब एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि एक तो पीपल टू पीपल मूवमेंट बहुत ज्यादा फ्लूइड है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जो कि पहले इतना इजी नहीं था। क्योंकि अब अगर आपके पास स्किल है तो आप एक स्किल लेके दूसरी कंट्री जा सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो आप तब भी दूसरी कंट्री में जा सकते हो थ्रू व्हाट इज कॉल्ड एज गोल्डन सिटीजनशिप्स, जो आज कई कंट्रीज ऑफर कर रही हैं। बेसिकली यहाँ पर ग्रामेलिसन बोल रहा है कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद, ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के आने के बाद, एक चीज ये हुई है कि मोबिलिटी ऑफ पीपल हैज बिकम मच मोर इजियर। अच्छा, अब यहाँ पे एक देखो ध्यान से पॉइंट जो वो बोलता है, वो कहता है कि व्हेन द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर, जैसे ही लोग मूव करते हैं यहाँ से वन प्लेस टू दी अदर, वो कहता है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है,
और चीज ये होती है कि लोग अपना कल्चर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, अपने ट्रेडिशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। भाई अगर इंडिया से लोग कनाडा जाएंगे तो इंडिया का कल्चर, इंडिया का ट्रेडिशन कनाडा जाएगा। अगर इंडिया का कल्चर, इंडिया का ट्रेडिशन कनाडा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि देर इज अ मूवमेंट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज कल्चर एंड ट्रेडिशन फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर। तो वो कह रहा है कि कल्चर एंड ट्रेडिशन भी ग्लोबलाइज हो गया है। और इस ग्लोबलाइज्ड कल्चर एंड ट्रेडिशन में अब जो वॉल्स बने हुए थे, बैरियर्स बने हुए थे कि कल्चर सबका इंटैक्ट है, आइडेंटिटी सबकी इंटैक्ट है, वो बेसिकली अब टूट गई है। तो ग्रैम एलिसन गोज ऑन टू से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज की डेट में कल्चर्स हैव बिकम टू फ्लूइड, कल्चर्स हैव बिकम टू इंटीग्रेटेड। एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो कहता है कि जो कल्चर को रिस्ट्रिक्ट करने के जो बैरियर्स थे, वो रिस्ट्रिक्ट करने के बैरियर्स अब खत्म हो गए। अच्छा, अब ये जो पूरी ग्राम एलिसन की थीसिस थी, जिसको हमने अभी एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से समझा, अब इसको हम इंडिया और कनाडा के नजरिए से अपना के देखते हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच में किस हद तक ये चीजें जो अभी तक ग्राम एलिसन ने बोली ये ठीक है। अब इस चीज को स्टडी करने के लिए हम एक स्कॉलर का प्रयोग करेंगे जिसने ग्राम एलिसन की इस थ्योरी को बेसिकली अपना के इंडिया कनाडा के रिलेशंस को एक्सप्लेन किया है। उस स्कॉलर का नाम है आयन जॉनसन, IAN, आयन जॉनसन। अब आयन जॉनसन क्या बोलता है? आयन जॉनसन बड़ी सिंपल बातें करता है। वो कहता है कि नंबर वन देखो, अभी हुआ क्या है कि कनाडा जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। आयन जॉनसन का कॉइंड वर्ड है एक्सपेरिमेंटल सोवरेनिटी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया कनाडा। अब इस एक्सपेरिमेंटल सोवरेनिटी थीसिस में आयन जॉनसन ने इंडिया कनाडा को कैसे एक्सप्लेन किया, लेट्स ट्राई टू लुक एट दैट। वो कहता है कि भाई देखो, पहली बात क्या हुई कि इंडिया और कनाडा के बीच में इशू क्या है। इशू ये है कि कनाडा बोल रहा है कि भाई हमारे यहाँ पर देर इज कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच। ही सेज, उसके आर्ग्यूमेंट को समझो। आयन जॉनसन कह रहा है कि भाई कनाडा इज अ लिबरल डेमोक्रेसी, एज अ लिबरल डेमोक्रेसी वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमने अपने सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है। तो अगर इंडिया आज की डेट में ये कंप्लेन करता है कि कनाडा में बैठ के कई लोग खालिस्तान के इशू के बारे में, सिसेशनिज्म के बारे में, पंजाब के अंदर सेपरेटिज्म के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो पहली बात तो कनाडा उसको डिफेंड करता है। डिफेंड करता है ये कह के कि नो, वी आर अ लिबरल डेमोक्रेसी ऑफ अ हायर ऑर्डर। तो इस लिबरल डेमोक्रेसी में हम अपने सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं। अब आप बैक एंड पे दिमाग में एक्सपेरिमेंटल सोवरेनिटी जरूर रखना, ये कनाडा का एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब सेकंड पॉइंट देखो कितना इंटरेस्टिंग है। आयन जॉनसन कहता है कि जब आप एक्सपेरिमेंटल सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को अपना रहे हो और बैकएंड पे ये बोल रहे हो कि देखो भाई अपन तो एक लिबरल डेमोक्रेसी, हम फ्रीडम देंगे लोगों को कि जो मर्जी वो बोले, इस कॉन्टेक्स्ट में कनाडा जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो ये है कि एक वो गेम खेल रहा है। वो गेम क्या खेल रहा है कि वो कुछ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करता है, उन इंडिविजुअल्स के थ्रू इंडिया की सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर थ्रेट्स दिए जाते हैं। और वो इंडिविजुअल्स जब ये थ्रेट्स देते हैं और इंडिया जब काउंटर करता है उन थ्रेट्स को, तो यहां पर स्टेट आके उन इंडिविजुअल्स को बचाता है। पॉइंट समझ में आया कि भाई कनाडा कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को सपोर्ट करता है। ये एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स कनाडा में बैठ के वहां से सेपरेटिज्म की, एक्सट्रीमिज्म की स्टेटमेंट्स देते हैं। अगर वो ये स्टेटमेंट्स देते हैं तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि भाई इंडिया की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी वायलेट होती है उन स्टेटमेंट्स के थ्रू, क्योंकि आप वर्बल ओपन थ्रेट्स दे रहे हो सिसेशनिज्म के, सेपरेटिज्म के। होता क्या है कि कनाडा जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आयन जॉनसन कहता है वो ये है कि भाई वो इंडिविजुअल को पनाह दे रहा है, इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट कर रहा है। इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करके उसको बोल रहा है कि तू ये स्टेटमेंट दे, तेरे को हम बचा के रखेंगे। और जब वो स्टेटमेंट देता है, कनाडा का स्टेट इमीडिएटली जंप करके वापस पॉइंट नंबर वन पे आ जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो लिबरल डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो जो आदमी बोल रहा है उसको राइट है बोलने का। तो ये जो 2 पॉइंट गेम चल रहा है कि स्टेट लिबरल डेमोक्रेसी की एक शील्ड बना के कुछ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करके दूसरे देशों के खिलाफ स्टेटमेंट दे रही है, जिससे कि दूसरे देश लाइक इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी पे एक थ्रेट विजिबली दिख रहा है। ये नंबर वन रूट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, पहली बात तो, जो मैनिफेस्ट करता हुआ दिख रहा है इंडिया कनाडा के बीच में।
अब आयन जॉनसन यहां से डिबेट को उठा के लेके जाता है दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पे। आयन जॉनसन कहता है कि भैया अब आप ये समझो कि ये जो मैनिफेस्टेशन दिख रहा है एक्सपेरिमेंटल सोवरेनिटी का, ये क्यों दिख रहा है? ये इसलिए दिख रहा है, आयन जॉनसन कहता है, क्योंकि इंडिया और कनाडा के बीच में पावर डायनेमिक्स ग्रेजुअली बहुत बदल चुके हैं। अब ये पावर डायनेमिक्स कैसे बदल चुके हैं? आयन जॉनसन एक्सप्लेन करता है कि भाई इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, एंड एज एन इमर्जिंग पावर हो क्या रहा है कि इंडिया के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो डिप्लोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदल रहे हैं। अब वो कैसे बदल रहे हैं? आयन जॉनसन कहता है कि भैया इंडिया जब एक लिमिटेड कैपेबिलिटी का प्लेयर था, जब इंडिया एक डोसाइल प्लेयर था, जब इंडिया के पास उतनी इंटरनेशनल लेवल पर पंचिंग करने की कैपेसिटी नहीं थी, तो इंडिया उस समय इस प्रकार की कोई भी पावर डायनेमिक्स के अंदर नहीं पड़ता था। लेकिन क्योंकि कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से इंडिया एक इमर्जिंग पावर बन रहा है, इंडिया आज की डेट में एक इमर्जिंग पावर दिख रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ये हो रहा है कि इंडिया इज नाउ वेरी क्लियरली एंड केयरफुली गिविंग अ रिस्पॉन्स टू ऑल लेटेंट थ्रेट्स। अब ये वर्ड उसने यूज किया बेटा, लेटेंट थ्रेट का। लेटेंट थ्रेट क्या है? उसने कहा लेटेंट थ्रेट वो थ्रेट है जो कनाडा एक्सपेरिमेंटल सोवरेनिटी से एग्जीक्यूट कर रहा है। पॉइंट नंबर वन की हम एक लिबरल डेमोक्रेसी है। पॉइंट नंबर टू की स्टेट जो है कुछ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करता है कि आप स्टेटमेंट्स दो, जैसे ही वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट देते हैं इंडिया प्रोटेस्ट करता है तो स्टेट आके उन इंडिविजुअल्स को बचाता है। तो वो कह रहा है कि इस फंडामेंटल डायनेमिक को समझो। डायनेमिक ये है कि जब कनाडा में बैठे हुए कुछ इंडिविजुअल्स इंडिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देते हैं तो इंडिया रिस्पॉन्ड करता है। वो कह रहा है कि ये जो इंडिया का रिस्पॉन्स है, दिस रिस्पॉन्स इज बेसिकली कॉल्ड द रिस्पॉन्स टू लेटेंट थ्रेट्स। और कौन से लेटेंट थ्रेट? द लेटेंट थ्रेट, थ्रेट टू आर सोवरेनिटी, थ्रेट टू आर नेशनल टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कनाडा में बैठे हुए कुछ चुनिंदा लोग जो हैं वो इस प्रकार के एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि भाई देयर शुड बी सेसेशनिज्म इन पंजाब, रेडिकलाइजेशन इन पंजाब, एटसेट्रा। सो वो ये कह रहा है कि सी द फंडामेंटल इशू एट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया कनाडा इज कि कनाडा जो एक कंट्री है दैट हैज फेल्ड टू एक्सेप्ट दैट पावर इक्वेशंस इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड आर टुडे ऑल्टरिंग। अब देखो वो अपनी थीसिस के कंक्लूजन पे आ रहा है। आयन जॉनसन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है, मैं फिर रिपीट करता हूं कि द रूट कॉज वाई दिस मैनिफेस्टेशन इज विजिबल टुडे इज क्योंकि कनाडा इज रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट, इट इज रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट कि पावर डायनेमिक्स जो है वो ऑल्टर कर चुके हैं। कैसे? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि भाई इंडिया के पास एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि इंडिया कुड डू सम पंचिंग इंटरनेशनली। इंडिया के पास एक टाइम पे उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि हमारे ऊपर अगर कोई प्रकार का थ्रेट आता था तो हम उसको बहुत स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करते थे। बट इंडिया ने पेशेंस नहीं हारा, इंडिया ने अपनी कैपेबिलिटी इनहेंस करी। आज जब इंडिया एक इमर्जिंग पावर बन रहा है, बना नहीं बन रहा है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया अब वो कैपेबिलिटी रख रहा है। और वो कैपेबिलिटी ये है कि वो इन प्रकार के लेटेंट थ्रेट्स को पहली बात तो रिस्पॉन्ड कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, वो रिस्पॉन्ड इसलिए भी कर रहा है क्योंकि उसके पास एक इकोनॉमिक वेट है, एक पॉलिटिकल वेट है जो वो इंटरनेशनल सिस्टम में डिस्प्ले कर पा रहा है। और कनाडा जैसी कंट्री इस चेंज्ड पावर डायनेमिक को समझ नहीं पाई है। कनाडा जैसी कंट्री जो है वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि इंडिया जो है एक इमर्जिंग पावर कैसे बन गया फ्रॉम बीइंग अ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। तो द ट्रांजिशन ऑफ इंडिया फ्रॉम अ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री टू एन इमर्जिंग इकोनॉमी जो हुआ, इस चेंज को कैप्चर करने के लिए कनाडा अभी भी रिलक्टेंट है। इस रीजन से कनाडा को अभी भी ये लगता है कि वो एक ग्लोबल लेवल पर इम्प्यूनिटी से इन प्रकार की स्टेटमेंट्स को दे सकता है। उसको अभी भी ये लगता है कि अगर वो इन प्रकार के एलिमेंट्स को सपोर्ट करेगा, इस प्रकार के एक्सपेरिमेंटेशंस को सोवरेनिटी लेवल पर करेगा, तो शायद इंडिया रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। लेकिन आयन जॉनसन की इस थीसिस को अब हम फाइनली कंक्लूड किस नजरिए से करें? फिर इसका क्या इवेंचुअल आउटकम निकलता है?
इसका कंक्लूजन अगर आप देखो तो वो एक स्कॉलर ने दिया है जिसका नाम है एड्रियन लेवी, ADRIAN, एड्रियन लेवी, LEVY, एड्रियन लेवी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी शार्प इंटेलेक्चुअल। एड्रियन लेवी ने बोला कि भाई देखो, द प्रॉब्लम टुडे इज कि कनाडा जो है वो एक ऐसा स्टेट बन चुका है कि उसके एंगेजमेंट में जितना उसने डिप्लोमेटिकली वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के साथ आज तक एंगेज किया था, तो वो हमेशा ट्रेडिशनली नाइस रिस्पॉन्सेज पाता रहा था। उसने अपने आर्ग्यूमेंट को इस तरीके से बिल्ड किया। वो कहता है कि कनाडा एक ऐसी कंट्री है, क्योंकि वो यूएस के साथ हमेशा से अलाइंड ही रही है ऑलमोस्ट, तो उसने एक एक्सपेक्टेशन ऐसी रखी हुई थी कि वर्ल्ड में मैं जब भी जिस मर्जी कंट्री से एंगेज करूं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरा एंगेजमेंट उन सारी कंट्रीज के साथ ऐसा होना चाहिए कि भाई कुछ भी सिचुएशन हो, दे शुड ऑलवेज बी नाइस टू मी। अब यहां पर इंडिया इज ट्राइंग टू बी अ लिटल नेस्टी। द वर्ड दैट ही यूजेस इज कि इंडिया ट्राइज टू बी अ लिटल नेस्टी, NASTY। बट वो कहता है कि लेट अस नॉट टेक दिस नेस्टीनेस ऑफ इंडिया इन अ नेगेटिव सेंस। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो नेस्टी बोल के भी एक्सप्लेन करता है कि नेस्टी वर्ड को हमें लिटरल सेंस में नहीं लेना। वो कहता है कि सर, इवन इफ इंडिया इज टुडे बिकमिंग अ लिटिल नेस्टी, इंडियाज नेस्टीनेस इज जस्टिफाइड because India is giving a response that you cannot violate my sovereignty and we will not tolerate an erosion of our sovereignty। और ये पॉइंट को फिर एड्रियन लेवी ट्रेस करता है इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर से। वो कहता है कि अगर आप इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर को पढ़ो तो इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर का एक बहुत विजिबल एलिमेंट है यहाँ पर, और वो एलिमेंट ये है कि कम वॉट में इंडिया ने हिस्टोरिकली कभी भी अपनी सोवरेनिटी पे कोई चैलेंज होने नहीं दिया है। और वो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये एक्सप्लेन करता है कि इंडिया ने सिर्फ कभी अपनी सोवरेनिटी पे चैलेंज होने नहीं दिया, वो ये तो है ही है। उसने इस पॉइंट को इलेबोरेट करते हुए ये बात बोली कि इंडिया की सोवरेनिटी पे जब जब चैलेंज आया, पहली बात तो वो डायरेक्टली टेरिटोरियल था, यानी कि कभी चाइना से हो रहा है, कभी पाकिस्तान से हो रहा है। हमारी जितनी भी टेरिटोरियल वायलेशन सोवरेनिटी की हुई अभी तक सिर्फ इन दोनों स्टेट से हुई। वो कह रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज की वजह से इंडिया का सोवरेन आउटलुक इतना स्ट्रांग हो गया है। अब ध्यान से सुनना ये पॉइंट। वो कहता है कि क्योंकि रिपीटेड वायलेशन ऑफ इंडिया टेरिटोरियल सोवरेनिटी की गई पाकिस्तान चाइना की तरफ से, तो इसके कारण क्या हुआ है कि इंडिया का जो सोवरेन आउटलुक है वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि इंडिया एज अ कंट्री आज की डेट में एक विजिबल वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी जो कि एक दूसरी कंट्री की स्पेस से होगी जिसके साथ उसका लैंड बॉर्डर नहीं है ना, उसको भी टॉलरेट नहीं करती है। यानी कि अगर आज की डेट में अमेरिका भी अगर हमारी कोई इस प्रकार की लेटेंट वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी करेगा जो कनाडा कर रहा है, हम वो भी टॉलरेट नहीं करेंगे। जर्मनी करेगा हम टॉलरेट नहीं करेंगे, ब्रिटेन करेगा हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो ही सेज कि प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज द साइकी ऑफ इंडिया। वो कहता है कि बेटा इंडिया की जो साइकी है, बिकॉज ट्रेडिशनल सोवरेनिटी का वायलेशन इतनी बार हुआ है कि उसकी साइकी अब ऐसी बन गई है सोवरेनिटी को लेके कि सोवरेनिटी इज वन एरिया दैट इट विल नेवर कॉम्प्रोमाइज अपॉन। तो आज की डेट में वो कहता है कि कनाडा को इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दे कैन नॉट अलाउ दीज एलिमेंट्स टू फ्लरिश इन द कैनेडियन स्टेट, एंड इवन इफ दे वांट टू सपोर्ट दोज एलिमेंट्स, आप सपोर्ट करो, पर those elements cannot issue latent threats to the violation of India's sovereignty। And at the end of his thesis, Adrian Levy gives a very nice point to conclude his entire argument, जिससे हम पूरे लेक्चर को भी कंक्लूड कर सकते हैं। एड्रियन लेवी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता है। वो सिंपल ये कहता है कि भाई इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसको इस मोमेंट पे रेयरली ही कोई होगा, खास करके वर्ल्ड का पावर, जो बेसिकली इरिटेट करेगा। और वो इसलिए कहता है कि इंडिया जैसी कंट्री को इरिटेट इस जंक्चर पर किसी को आइडियली नहीं करना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज हैविंग अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव जियोपॉलिटिकल लोकेशन इन द इंडियन ओशन। और वो कहता है कि टुडे इफ इंडो पैसिफिक
is becoming the new global theater of action. इस इंडो पैसिफिक में every country that may have had some historical even issues with India ought to understand कि they cannot upset India. बिकॉज सबको इस समय इंडो पैसिफिक के अंदर जहां पर एक न्यू सेंटर ऑफ एक्शन ग्लोबल लेवल का बनना जा रहा है, इस एरिया में सबको ये इंश्योर करना है, ये इंश्योर करना है कि यहां पर वो इंडिया को अपसेट ना करें, क्योंकि इंडो पैसिफिक में इंडिया की सेंट्रलिटी रहेगी। और जितना आप इंडिया के साथ एक पॉजिटिव एंगेजमेंट रखोगे, आप लोगों को भी इंडो पैसिफिक में उतना ही रोल प्ले करने का एक मौका मिलेगा। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई कनाडा जैसी कंट्री जिसके दोनों साइड पे वैसे ही पानी है, एक जगह पे पैसिफिक एक जगह पे अटलांटिक, उसको इंडो पैसिफिक में आने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है। आज की डेट में रशिया जैसी कंट्री जो स्ट्रेच होती है ऑल द वे, फ्रॉम फ्रिंज ऑफ अटलांटिक टू दैट ऑफ पैसिफिक ऑन दिस साइड, अगर वो जैसी कंट्री भी इंडो पैसिफिक में एक इंटरेस्ट शो कर रही है, तो इंडो पैसिफिक में सब आना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि अगर इंडो पैसिफिक एक सेंटर ऑफ एक्शन ग्लोबल लेवल का बनेगा, जैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे अटलांटिक ओशन हुआ करता था, तो ये एक एरिया है जो हर कंट्री के लिए एक पोटेंशियल मार्केट है। तो यहाँ पर बसी है पूरी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, क्योंकि यहाँ पर खरीद फरोख्त होगी, और इस एरिया में जहां पर सारी खरीद फरोख्त होगी, जहां सारा इकोनॉमिक्स बसा है, जिसको वो कहता है जियो इकोनॉमिक्स, तो वो कहता है कि क्योंकि इस एरिया में सारा इकोनॉमिक्स बसा है, तो भाई आप इस एरिया में एक इतनी बड़ी मैसिव कंट्री लाइक इंडिया को तो किसी भी हाल से अपसेट नहीं कर सकते। तो वो एंड में ये फाइनल पॉइंट बोलता है कि इट विल बी बेटर इफ कनाडा accepts the changing power dynamics which are there and accepts the fact that India as an emerging economy has an important role to play in the international system, and for it sovereignty is something that they will never violate a tolerance of violation at all. तो किसी भी हाल में इंडिया का और कोई ग्रीवेंस नहीं है सवाई इस ग्रीवेंस के कि वो सोवरेनिटी का वायलेशन किसी भी हाल में जो है टॉलरेट नहीं करेगी। क्लियर हो गया जी? भाई लास्ट पॉइंट इज कि इंडिया इज बेसिकली लोकेटेड इन द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक इज एन एरिया वेयर देर इज जियो इकोनॉमिक्स, because if this theater becomes the theater of global action, then one thing is very clear: every country will want to have a geo-economic presence here. If everyone will want to have a geo-economic presence, then let's not, number one, upset India. The best way to not upset India is let's not do latent violations of their sovereignty, because sovereignty is something that for India is non-negotiable. So violation of sovereignty in any form, India is not going to tolerate in any form. थिएटर ऑफ ग्लोबल एक्शन मीन्स कि सारा फ्यूचर का ग्लोबल एक्शन इधर ही होना है, क्योंकि आप या तो चाइना को काउंटर करोगे या चाइना इन लोगों को काउंटर करेगा, तो सारा एक्शनल थिएटर ही यही है अब फ्यूचर का जो है 21st सेंचुरी का। क्लियर हो गया जी? तो ये दो तीन स्कॉलर्स हैं सर यहाँ पे जिनको आपको याद रखना है, जिन्होंने रिसर्च की है, कनाडा को इस नज़रिए से देखना है और ऑप्शनल को इस डेप्थ से पढ़ना है। क्योंकि जीएस के लेवल का मत पढ़िएगा। पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन इंडिया कनाडा, इरिटेंट्स बिटवीन इंडिया कनाडा 1 2 3 4, वो सब अगर करेंगे तो नंबर भी 1 -2 -3 -4 ही आएंगे। तो थोड़ा सा जो है कंसेप्चुअली चीज़ों को साउंड रखिएगा। तो दिस वाज एन आइडिया अबाउट हाउ यू हैव टू यू नो look at the optional and look at the content. बेटा द ओनली डिफिकल्टी टू राइट आंसर इज बिकॉज यू डोंट हैव कंटेंट। अगर कंटेंट होता है तो आंसर लिखने में डिफिकल्टी नहीं होती। जब आप हर चीज का कंटेंट शॉर्ट कर लेते हो, और जब आपके पास स्कॉलर्स नहीं होते ऑप्शनल में, और जब आपके पास स्कॉलर्स के
अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशंस नहीं होते तो आंसर नहीं लिखा जा सकता। अभी हम लोगों ने, मैंने अभी उस दिन भी ये बात आपसे की थी कि जब हम अभी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमने कंप्लीट किया, पेपर 2 में जो पार्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, तो कोई बच्चा बता रहा था कि अराउंड 78 स्कॉलर्स हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़े हैं। तो आप सोचिए कि उन 78 स्कॉलर्स को याद रखना, उनके इंटरप्रिटेशंस को याद रखना, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज कि उन इंटरप्रिटेशंस को अप्लाई करना एग्जाम में। ऑप्शनल ऑप्शनल होता है यार। ऑप्शनल के साथ यही तो दिक्कत है कि हम लोग का जो नजरिया ऑप्शनल लेने का होता है वो ये होता है कि ऑप्शनल ले लो क्योंकि जीएस में मदद करेगा। तो हम जीएस के लेवल का पढ़ के ऑप्शनल में फिर चले जाते हैं। क्योंकि जब आपकी साइकी ऐसी होती है ना कि ये मेरे को जीएस में मदद करेगा, तो आप जीएस से ऊपर बढ़ते नहीं हो फिर। आप समझ रहे हो? बेटा, इंटरप्रिटेशन इन द राइट वे कम्स ओनली व्हेन यू रीड डीप कंटेंट। अब अगर आप जो है इस समय मतलब कंटेंट ही ऐसा पढ़ोगे जो यार आधे आधे पन्ने, एक एक पन्ने का है, तो बेटा उसमें इंटरप्रिटेशन कैसे बनेगी? ये पीयूष का मैसेज आया है कि भाई कहना है ज्वाइन मेंटरशिप प्रोग्राम ना हो। बेटा आपको ज्वाइन करना है तो मतलब मैं आपसे बात कर लूंगा, बट इट इज क्वाइट लेट नाउ। 4 महीने हो गए हैं यार। तो आप कैसे कवर अप करोगे ये थोड़ा सा आपके ऊपर है। बाकी इफ यू फील यू कैन कवर अप देन यू कैन ज्वाइन। तो ये चीज है। सोर्स फॉर कंटेंट फॉर पीएसआईआर है बेटा, हमारी क्लासेस चल रही है। उससे ज्यादा सोर्स कहाँ मिलेगा आपको? पेपर 2 की वर्कबुक है। आप वो वर्कबुक को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, पेपर 2 की पीएसआईआर की जो वर्कबुक है, उस वर्कबुक को डाउनलोड करके सिर्फ अभी आप अपने जो भी पीएसआईआर के नोट्स पढ़ते हो उसके साथ कंपेयर कर लो, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स हैं। तो आप वर्कबुक को पीएसआईआर की खोलो जो मैंने डाली हुई है टेलीग्राम पे, और अपने नोट्स जो भी आप पढ़ते हो उसको खोलो, और कोई एक टॉपिक उठाओ वर्कबुक का और कोई एक टॉपिक उठाओ उन नोट्स का, और सिर्फ वर्कबुक में क्वेश्चंस जो हैं उनको कंपेयर कर लो आप, जो आपका कंटेंट है। अगर वो वर्कबुक के अंदर के क्वेश्चंस का आंसर आपके कंटेंट में मिल रहा है तो फिर आपको कुछ नहीं जरूरत है। बस इतना अगर आप कंपैरिजन कर लोगे तो आपको आज ही समझ आ जाएगा वेर यू एग्जैक्टली स्टैंड इन योर ऑप्शनल एंड व्हाट इज द लेवल टू बी अराइव्ड एट। ठीक है जी, बाकी यहाँ तक सब क्लियर है। जो डिस्कशन थी डिस्कशन में तो कोई डाउट नहीं है किसी को। कोई पॉइंट जो नहीं समझ आया? हाँ, दोनों। पेपर 1 का मैं नहीं पढ़ाता बेटा, पेपर 1 पूरी सर लेते हैं, वो पूरी सर अपने तरीके से पढ़ाते हैं। पेपर 2 जो मैं लेता हूँ वो है। बेटा जीएस में ये यूज करोगे तो जीएस में नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि जीएस के स्कॉलर अलग होते हैं, ऑप्शनल वाले नहीं होते। अलग स्कॉलर होते हैं दोनों। ठीक है जी, और कोई इशू, कोई पॉइंट विच यू कुड नॉट अंडरस्टैंड, इफ यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग? कोई पॉइंट जो ना समझ आया हो, वेर यू नीड सम क्लैरिफिकेशन और वांट मी टू हैव गिव यू सम मोर एलेबोरेशन? स्टेटिज्म का मतलब ये होता है, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज कर रहे हैं, कि कोई स्टेट फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करते हुए सोवरेनिटी को कैसे यूज करेगी। सोवरेनिटी को कैसे यूज करेगी मीन सबसे पहले वो डिफाइन कैसे करेगी, और डिफाइन करने के बाद उसको वो इम्प्लीमेंट करने के लिए किस हद तक जाएगी। जैसे इंडिया ने टेरिटोरियल सोवरेनिटी पे अगर डायरेक्ट वायलेशन ऑफ थ्रेट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे चाइना और पाकिस्तान ने किया हिस्टोरिकली, तो हमने उनके साथ लड़ाई करी। लेकिन अगर मान लो कनाडा कर रहा है तो हम एक स्टर्न स्ट्रॉन्ग वर्बल रिस्पॉन्स उसको दे रहे हैं। तो ये जो वर्बल रिस्पॉन्स ही हमने दिए कनाडा को, जो पिछले 4-5 महीनों से चले, वो वर्बल रिस्पॉन्सेज भी कुछ ऐसे थे जो कनाडा कभी समझ ही नहीं पाया कि भाई इस तरीके से हम जो है इंडिया का भी रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
दूसरी कंट्रीज के केस में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आज की डेट में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इंडिया के इस नए इमर्जिंग स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। स्ट्रेटेजिक कल्चर तो कल ही पढ़ा है यार क्लास में। देखो, जनरली डिफरेंट एक्टर्स आर नॉट जस्ट द कंसर्न इज कि एवरी कंट्री विल हैव डिफरेंट चैलेंजेस। आपको डिफरेंट ऑप्शनल में क्या होता है कि जो हमारे सिलेबस में डिफरेंट लेयर्स दिए हुए हैं, जो हम थ्योरी में इवॉल्व करते हैं, उनको अप्लाई करके फिल्टर आउट करना है कि वो कैसे एप्लीकेबल हो रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ। तो ये चीज हमें समझनी है। तो उसके लिए ये नहीं कह सकते कि डिफरेंट एक्टर्स हैव टू बी सीन लाइक दिस, बट ये है कि लुक एट द डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे मटीरियलाइज विद देम विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। ठीक है जी। क्लियर हो गया जी, और कोई इशू? मैं बता दूंगा आपको यार, आप तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो ना पॉल साइंस में, तो आपका वो रहेगा डेटाबेस में। मैं आपसे बात कर लूंगा एक बार। और कोई इशू है जी, कॉन्सेप्ट को लेके या जो डिस्कस किया उसको लेके? देखो, सिंपल चीज ये याद रखो कि मैं मेरा मेन पर्पस आपको ये क्लास के थ्रू, छोटी क्लास के थ्रू सिर्फ यही बताना था कि डोंट ट्रीट थिंग्स ऑफ जीएस इन दी ऑप्शनल। ऑप्शनल रिक्वायर्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। ऑप्शनल रिक्वायर्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स ऑल्सो। मतलब आई डोंट नो आपने अभी तक इंडिया कनाडा का क्या पढ़ा है, बट आई एम वेरी सर्टन कि ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा यहाँ पे होगा जिसने इंडिया कनाडा पढ़ा ही नहीं है अभी तक। न्यूज़पेपर तो सभी पढ़ रहे हैं, इशू सभी पढ़ रहे हैं, सबको पता है। बट अब आप खुद क्लास के बाद ये इंट्रोस्पेक्ट करके देखो कि सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने इंडिया कनाडा को, अगर आपका पीएसआईआर ऑप्शनल है, तो क्या आपने अभी तक जितना इंडिया कनाडा का पढ़ा उसको इस प्रिज्म से आइडेंटिफाई किया या नहीं किया? अगर नहीं किया मीन्स तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि दैट मीन्स कि अभी फिर आप ऑप्शनल के आसपास पहुंच ही नहीं पा रहे हो। बेटा, सेकंड पीएसआईआर का कोर्स तो अब नेक्स्ट ईयर ही आएगा ना, प्रीलिम्स के बाद। साल में एक ही बैच होगा, क्योंकि हमारा ऑप्शनल चलता है ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स। तो 7 से 8 महीने का मतलब ये है कि साल में एक ही बैच हो सकता है, दो बैच तो हम नहीं कर पाएंगे बेटा। पहले हमने प्लान दो बैच का किया था, बट देन मतलब बोथ पूरी सर एंड मी वर ऑफ द ओपिनियन कि दैट विल बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू डू ऑल्सो। मतलब वो फिर ये होगा कि एक खत्म करते ही अगले में वर्बेटिम रिपीट कर दो, तो वो होना नहीं है, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ अपडेट्स ऑल्सो दैट हैव टू बी इनकॉर्पोरेटेड। तो 3 से 4 महीने की पढ़ाई भी जरूरत होती है। भाई, स्कॉलर ऑफ जीएस एंड पीएसआईआर डिफर इन दिस मैनर, नंबर वन, दैट जीएस में जो सोर्सेज होते हैं यार वो अलग होते हैं, और जो जीएस के सोर्सेज होते हैं उन जीएस के सोर्सेज में ही फॉर एग्जांपल जो है आपके स्कॉलर्स होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर इस मोमेंट पे कोई मेंटरशिप वाला हो, जैसे ये वैभव खत्री है, ये हमारा स्टूडेंट है मेंटरशिप में, मेरे को पता है ये अच्छे आंसर लिखता है मेंटरशिप ग्रुप में भी। इनसे बात करके देखो आप, जो मैंने इनको ज्योग्राफी के लिए सोर्स बताया, वो ज्योग्राफी के सोर्स पहली बात तो वो ऑप्शनल वाले नहीं पढ़ते। और वो ज्योग्राफी के सोर्स में जो स्कॉलर्स हैं, आज की डेट में आप इन बच्चों के जीएस के ज्योग्राफी के आंसर्स देखो सर, आप हैरान हो जाओगे कि ये जीएस ज्योग्राफी में वो लिख रहे हैं जो एक ऑप्शनल ज्योग्राफी वाला लड़का नहीं लिख सकता। क्योंकि इनमें इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट सोर्स दैट यू रीड। और हर सब्जेक्ट में अलग अलग, अब इनको आप ये वैभव तो मुझे इसलिए भी याद है, वैभव, आरती, ये दो तीन बच्चे तो यहाँ पर ऐसे हैं जो मतलब मैं मेरे को अभी याद है, क्योंकि ये परमानेंट होते हैं लाइव क्लास में। आप अब जैसे ही इनसे पूछ के देखो, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं पिछले 4 दिन से, इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं तो अभी तक 50 स्कॉलर पढ़ लिए होंगे हमने। 50 से ज्यादा रिसर्चेज पढ़ ली होंगी। आज मुझे आप इस मोमेंट पे कोई एक जीएस की इकोनॉमिक्स की बुक मार्केट में, या कोई जीएस के इकोनॉमिक्स के नोट्स दिखा दो मार्केट में, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर उस इकोनॉमिक्स के नोट्स में आपको 50 स्कॉलर्स मिल रहे हैं तो। 50 छोड़ो सर, 20 भी नहीं होंगे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि स्कॉलर्स की आवश्यकता है यार। अब आप कहोगे कि स्कॉलर की आवश्यकता ही क्यों है, मैं इसलिए कह रहा हूँ स्कॉलर की आवश्यकता है क्योंकि मैं नहीं ये बात बोल रहा, आप जाके पीवाई क्यूज उठा के देख लो, और पीवाई क्यूज में जो इकोनॉमिक्स में मेंस में क्वेश्चन आए हैं उनके डायरेक्टिव वर्ड्स को देख लो। अब वो डायरेक्टिव वर्ड को सॉल्व करने का तरीका ही है कि यू हैव टू जस्टिफाई और आंसर विद द स्कॉलरशिप। अगर आपके पास स्कॉलर ही नहीं है तो फिर आप स्कॉलर के बिना वो आंसर लिखोगे कैसे? दैट इज देन नॉट पॉसिबल एट। एड्रियन लेविस थीसिस
with respect to violation of India's territorial sovereignty is exactly equal to what the Americans have been at least visualizing and trying to do with respect to Bangladesh also, of creating a Christian land there. बट वो कितना मटीरियलाइज हो, देखो वही बात है, वो इतना इजी नहीं है। क्रिश्चियन लैंड बोल तो देना कि भाई हम क्रिएट करेंगे, वो अलग बात है, बट आप टेरिटरी इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार से अगर कार्व आउट करके करना चाहते हो तो तीन बड़े कंट्रीज इन्वॉल्व हैं यार इसमें। तो वो चीज, मतलब ठीक है, एक आइडिया रखना कोई बुरी बात नहीं है, आइडिया रखने में तो आइडिया हम ये भी रखते हैं कि पीओके जो है वो हम वापस ले आएंगे। आप पीओके में एक पत्थर नहीं फेंक सकते इस मोमेंट पे, पत्थर फेंकोगे वहां से गोलीबारी चालू हो जाएगी। तो बोलने के लिए ठीक है, अमेरिका भी बोल रहा है, बट यस द सेम थिंग इज अप्लाइड टू विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज नोन एज बांग्लादेश केस विद रिस्पेक्ट टू अमेरिका। तो वी कैन डेफिनेटली लुक एट दैट। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी ये? चलो जी, किसी और सब्जेक्ट में कोई नेक्स्ट ओपन लेक्चर लेके फिर मिलेंगे दोबारा कभी, और मिलते हैं उसके बाद इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। अब इकोनॉमिक्स की क्लास है टेलीग्राम पे, अभी बस अपडेट कर देता हूँ। थैंक यू।